हमारे जी, पास थोड़ा-सा रंग बदलते हैं हम और बिल्कुल। हँसी की दुनिया में कैसा देव जी। चलते हैं और आप देख रहे होंगे सब लोग समझ रहे होंगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हास्य कवि केसर देव मारवाड़ी जो कि जयपुर राजस्थान से आते हैं और सबसे ख़ास बात कहते हैं ना कि किसी को हँसते हुए को रुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी रोते हुए को हँसाना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल, बिल्कुल। काम करते हैं केसर देव जी। और मुझे इस समय जो पंक्तियाँ याद आ रही हैं सर वो आ रही हैं निदा फ़ाज़ली साहब की हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए। तो क्या आप बात! आज हम सबके बीच में हँसाने का काम करना इतना मुश्किल काम जो है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आना आप और वो काम कर वीनू रही जी, हैं। मुझे आप लगता है ये समय की डिमांड भी है कहीं न कहीं, हाँ, आवश्यकता बिल्कुल, भी है। ना केवल बिल्कुल। कोरोना और लॉकडाउन, लेकिन अगर हाँ। पिछले 4 साढ़े 4 घंटों से हम दोनों बैठे हैं, तो शायद हमारे लिए भी एक आवश्यकता थी ये, कहीं न कहीं फिर बिल्कुल, से खिलखिलाने की, मुस्कुराने की। बहुत-बहुत बिल्कुल सर। स्वागत है आपका, केसर और देव जी। उस मुस्कुराहट के साथ, उसी हँसी के साथ हम आपका इस पटल पर स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और हँसी की दुनिया में चलते हैं सर। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ अब ये स्टीयरिंग में मेरे हाथ में ले लूं और जी, कल 14 तारीख है और जी, यूं समझिए कि हमारी हिंदी भाषा का, मातृभाषा का जो दिन हम याद करते हैं और उसके जी, लिए ये जो यज्ञ है उसकी अंतिम आहुतियों में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। जी, ये बिल्कुल। मैं समझ में नहीं आता कि किसको अभिनंदन, किसका शुक्रिया अदा करूं, उन लोगों का करूं जिन्होंने ये मंच, ये पटल बनाया, या उन लोगों का करूं जिन्होंने अभी तक लगातार काव्य पाठ किया, या उन लोगों का करूं जो दर्शक के रूप में, एक पाठक के रूप में, श्रोता के रूप में यहाँ सभी जो लोग आए हैं कवियों और कवियत्रियों का, सभी का मान सम्मान और उनका स्वागत किया है। वो सभी लोग जो इस महायज्ञ में कहीं से भी जुड़े हैं उन सब का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप इतनी मेहनत से ये जो महफिल सजाए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन सही है क्या? मुझे लगता है मैं आधा बिल्कुल दिख सब रहा हूँ। कुछ क्लीन, आवाज हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है परफेक्ट। ठीक, सर। ठीक है सर। चलो, मारवाड़ी आदमियों का काम होता तो परफेक्ट ही है, लेकिन एक बार अगले को, सामने वाले को राजी करने के लिए पूछना पड़ता है। पूछना पड़ता है सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भाषा से जुड़ता हूँ। मैं केसर देव मारवाड़ी, जयपुर राजस्थान से आता हूँ जी, और हंसी मस्ती आनंद ही मेरा सब्जेक्ट है। क्या बिल्कुल। बात। मैं इतने दिन से कवियों को सुन रहा हूँ और मैं सबके विचार जान रहा हूँ और सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, बाकी कवि बहुत बढ़िया बढ़िया गजलकार, गीतकार, रचनाकार जितने आए हैं अपने अपने विचार लेके आए। मेरा विचार किसी से नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कवि हूं कि नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे अलग विचारों को इन विचारों के बीच में लाने का। मैं हिंदी और भाषा का थोड़ा, मेरे को क्या है कि प्रॉब्लम ही है। सभी भाषाएं जो होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, मैं क्या रिलेशन के हिसाब से देखता हूँ। मुझे जी, लगता है, लोग कहते हैं ना ये उर्दू मोशी है, मेरे हाँ। बच्चे कहते हैं उर्दू मोशी है, तो मुझे लगता है उर्दू साली है। सही बात है। आपने और कभी उर्दू साली से की? जितनी तरीके से बात की जाए, जितना वो लुप्त से बात की जाए, उसमें सौम्यता और आनंद है, वो उर्दू भाषा में है, तो मुझे लगता है वो है। अच्छा, इंग्लिश जो है, जी। हिंदी जो है, वो हिंदी मुझे लगता है, हिंदी और उर्दू में भी थोड़ी ऐसी समानता है। हिंदी में मुझे लगता है कि हिंदी है जो वो पड़ोसन है या गर्लफ्रेंड है, उससे कितनी देर बातें करते जाओ, यानी हिंदी में कितने बोलते जाओ, अपने को प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं है। अंग्रेजी मुझे लगता है वाइफ की तरह बीबी है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और थोड़ी देर के बाद चुप रह जाना मैं ज्यादा ठीक समझता हूँ। बेहतर समझता तो हूँ, सही लेकिन बात इस है। गुलामी पे आप भाषा के हमेशा हिसाब से मैं तो ऐसे ही मस्ती में चलने वाला हूँ। मुझे मेरे एक उर्दू वाला मित्र मिल गया। जी,
मैं जो मूल बात कहना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा। एक जोक के माध्यम से मेरे को एक उर्दू वाला मित्र मिल गया, तो मैं जी। उसके घर गया तो वो कई देर वापस नहीं आया। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, कहाँ उलझ गए? बोले यार केसर देव जी क्या बताऊं, मैं इज्जत तो अजमत की डोर की बेपनाह उलझनों की गिरफ्त को आजाद करने की कसम में मुब्तला हूं। अरे इतना लंबा सेंटेंस, मैंने कहा यार ये उर्दू अपने पार नहीं पड़ेगी। मेरे एक आकिब भाई है, वो पास में ही खड़ा था। मैंने कहा यार ये अभी आ नहीं रहा है, उसको बताओ। बोले क्या बोल रहा है? मैंने कहा यार वो 5 मिनट में आने का कह गया था, 10 मिनट हो गए, कह रहा है कि मैं इज्जत तो अजमत की डोर की बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से आजाद करने की कसम में मुब्तला हूं। क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, उसके पाजामे की गांठ है, वो गुड़गांठ बन गई है, वो खुल नहीं रही है। तो भाषा को जितना उलझा दे ये उर्दू वाले उतना उलझा देते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाषा जितनी सहज होगी, जितनी सरल होगी, वो उतनी ही तरलता से सरलता से प्रवाहित होगी, उतनी आराम से बहेगी। इसको जानबूझकर क्लिष्ट नहीं किया जाए। और मेरी शिकायत हिंदी से यही है कि हिंदी के जितने विद्वान हैं वो इस भाषा को सरल करने के बजाय इसको मुश्किल करके, इसको हार्ड करके, आम लोगों की भाषा है उससे हटा करके पता नहीं कैसी बना रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये जो अपन भाषा में शॉर्टकट और निकाल देते हैं छोटे शब्दों में। 4 व्यंग्य की पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि किसी शब्द का अगर अपन शॉर्टकट निकाल लेते हैं तो क्या? शॉर्ट नेम पढ़कर शौक लगा, अफसोस किसी को हुआ नहीं। शॉर्टकट पढ़कर शौक लगा, अफसोस किसी को हुआ नहीं। लोकसभा को लोस कहा, पर लोस किसी के हुआ नहीं। हुआ नहीं। लोकसभा को लोस कहा, पर लोस किसी को हुआ नहीं। राज्यसभा को रास कहा, राज्यसभा को रास कहा, पर रास किसी ने किया नहीं। विधानसभा को विष कहा, पर विष किसी ने पिया नहीं। तो भाषा को जो शॉर्ट करने का तरीका है, वो मेरे एक मित्र मिल गया। मैंने कहा क्या नाम है? छोरा, वो अपने छोरे को ले रखा था। मैंने कहा तेरे बच्चे का नाम क्या है? बोले अकलम। अरे मैंने कहा यार असलम सुना था, अकरम सुना था, ये तो नाम ही नहीं सुना। अकलम क्या होता है? बोले अकलम AKALM। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले जी ये नोटबंदी के टाइम ATM की लाइन लगी थी, उस टाइम पैदा हो गया, इसका शॉर्ट नाम अकलम AKLM है। ATM की लाइन में दूसरा भाई मिला, उसके गोद में बच्चा था। मैंने कहा तेरे बच्चे का नाम क्या है? बोला साबाद। और मैंने कहा शाबाश, पर इसका मतलब क्या हुआ? साबाद है। अरे बोले साबाद यानी साइन बाग के धरने के टाइम हो गया था। क्या बात है। तो मैंने कहा यार फिर तो अब जो बच्चे लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन सेकंड में आए हैं, उसका नाम भी कोरोना लॉक 1 और कोरोना लॉक 1 निकलवाएगा था। मैं भाषा की मस्ती से आप तक जुड़ना चाहता हूं कि इस भाषा ने, हमारी हिंदी भाषा को लोगों ने, विद्वानों ने, जो साहित्यकार मर्मज्ञ है, उन्होंने कैसे क्लिष्ट किया है। एक हास्य कविता में जुड़ना चाहता हूं। बच्चे इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, हिंदी से क्यों दूर भाग रहे हैं? जी स्वागत। कल 14 सितंबर हिंदी दिवस पर कि माँ मुझको इंग्लिश सिखला दे, हिंदी की बुक को फिंकवा दे। माँ मुझको इंग्लिश, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश मीडियम, हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, क्यों? मैं एक कारण जानने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही हम हिंदी के लिए सब कुछ कहते हो, लेकिन हमारी जो कमियां है, आज हम हमारे हिंदी के मंच पर बात नहीं करेंगे तो हमारी बात कौन करेगा? हमारी पीड़ाएं हैं, हमारी जो अव्यवस्थाएं और व्यथाएं हैं, और हमारे बोए हुए बीज, हमारे बोए हुए कांटे अगर हम दूर नहीं करेंगे तो हिंदी का विकास कैसे होगा? कि माँ मुझको इंग्लिश सिखवा दे, हिंदी की बुक को फिंकवा दे। और क्यों फिंकवा दे? हिंदी ना सूर कबीरा की, अब हिंदी सूर कबीर वाली नहीं रही। हिंदी ना सूर कबीरा की, तुलसी न बिहारी मीरा की, रस खान रहीमा लुप्त हुए, बोगा ठाकुर भी गुप्त हुए, और बंद हुए ये घनानंद, इन घनचक्रों को छपवा दे। माँ मुझको इंग्लिश सिखवा दे, माँ मुझको इंग्लिश सिखवा दे। और इंग्लिश का दोष न सारा है, ना मेकाले ने मारा है। लोग कहते हैं हिंदी की बर्बादी इंग्लिश वालों ने कर दी, मेकाले ने कर दी। मैं कहता हूं नहीं, हमारे दोस्त हम ढूंढे। इंग्लिश का दोष न सारा है, ना मेकाले ने मारा है, खुद हिंदी के विद्वानों ने
उसे मौत के घाट उतारा है। 9 शब्द रचे ऐसे ऐसे, 9 शब्द, मतलब हमें साहित्यकारों को पता नहीं क्या कीड़ा है, ऐसा शब्द ढूंढ के लाएंगे डिक्शनरी में जिसका अर्थ होता नहीं होता है, तो कोई समझता नहीं समझता है तो उसको याद नहीं रहता या यूज में आने वाला नहीं है, और उसको अपन शब्द चमत्कार और मानते हैं। आम आदमी की भाषा को एक विशिष्ट भाषा बनाने की जो जबरन कोशिश हो रही है, इंग्लिश का दोष न सारा है, ना मेकाले ने मारा है, खुद हिंदी के विद्वानों ने इसे मौत के घाट उतारा है। 9 शब्द रचे ऐसे ऐसे, खुद के भी बाप नहीं समझे, बेमतलब भाषा क्लिष्ट रचे, जबरन कुछ शब्द विशिष्ट रचे, सहज सरल शब्दों के तन ज्ञान का कीचड़ लिपवा दे, माँ मुझको इंग्लिश सिखवा दे, हिंदी की बुक को। क्या बात है, क्या और जो शब्द है, आप खास तौर से साइंस के शब्द है, हिंदी के विद्वानों ने साइंस इतनी हार्ड नहीं थी, इसकी इतनी मुश्किल नहीं थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, इतनी टफ नहीं थी, हिंदी के शब्द बनाए, उनको इंग्लिश में रहने देते तो कम से कम बच्चे पढ़ लेते, लेकिन नहीं, समीकरण को, वो ज्ञान को अभिज्ञान, ऐसे 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 शब्द जोड़ेंगे जो कोई भाषा नहीं समझेंगे, और जानबूझ करके जो हिंदी के बजाय इंग्लिश के सरल शब्द है वो नहीं बोलेंगे, कि रेल को ना रेल को रेल कहे बेटे, और रेल बहुत सरल शब्द है। अरे जब हिंदी वालों ने बनाया नहीं तो फिर हिंदी के इस रेल का नाम लोह पथ गामिनी गामिनी रखने की क्या जरूरत है? क्या ऐसी विशेषता उसमें पैदा करना चाह रहे हो? हमारे बाप दादों ने हुक्का बनाया, हम हुक्का को हुक्का कहते हैं, बीड़ी को बीड़ी कहते हैं, लेकिन सिगरेट का नाम धूम्रपान दंडिका रखेंगे। ना रेल को रेल कहे बेटे, ना मोबाइल को मोबाइल, सब ऊट पटांग से नाम गढ़े, हिंदी खुद हो जाए घायल, शब्दों से करके बलात्कार, अभी अधी अब शब्द रचे, संस्कृत मिटी जिसके कारण, वो सब परते उपसर्ग रचे। संस्कृत देव भाषा, सब उसे अपनाते थे, आज वो विलुप्त हो गई। क्यों? अपनी क्लिष्टता के कारण। दुनिया में वो ही चीज चलेगी जो सरल हो, सहज हो। पहले टीवी बड़ा आता था, बहुत भारी था, टेक्नोलॉजी ने आविष्कार किया, आजकल पतला भी आ गया, स्लिम हो गया, छोटा हो गया, से वजन कम हो गया। मोबाइल की सिम जो बड़ी आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते बढ़ते बड़ी से छोटी आई, फिर नैनो आ गई। मतलब स्मार्टनेस इस दुनिया की आवश्यकता और स्वीकार्यता है, इसको हिंदी वालों को समझना चाहिए। ना रेल को रेल कहे बेटे, ना मोबाइल को मोबाइल, सब ऊटपटांग से शब्द रचे, हिंदी खुद हो जाए घायल, शब्दों से करके बलात्कार, अभी अधी अब शब्द रचे, संस्कृत मिटी जिसके कारण, वो सब परते उपसर्ग रचे, खुद शब्द कोश भी ना समझे, चुन चुन कर ऐसे शब्द रटवा दे, माँ मुझको इंग्लिश सिखला दे। और कहते हैं कि भाषा, जैसे मान लो सरकारी भाषा, आज कोई हिंदी में सरकारी लेटर पढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता एमए हिंदी में किया हुआ लड़का उस सरकारी भाषा में छपे हिंदी के किसी लेटर का सही अर्थ बता पाएगा। वो अदालत में मामला चल रहा था कि अदालत की भाषा में आज भी फारसी शब्द होते हैं, अभी शब्द होते हैं, या इंग्लिश, हिंदी क्यों यूज नहीं होती। वो मुझे याद है एक जज ने जजमेंट सुनाया, एक आदमी को इंग्लिश में जजमेंट दिया तो उसको मतलब बरी कर दिया, लेकिन ये अरबी और फारसी वालों ने कहा, इसमें जब जजमेंट लिखा गया तो दीवान जी जो रीडर साहब थे, उन्होंने अरबी में लिखा, उसको 10 साल की सजा हो गई। लोगों ने कहा ये गड़बड़ है, इसको हिंदी के विद्वान से लिखवाओ। और हिंदी वाले ने, भाई ने ऐसे ऐसे शब्द रचे, वो जो कोर्ट के डिसीजन थे, उस भले आदमी को फांसी की सजा सुनवा दी जो निर्दोष था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हिंदी के हित चिंतक ही सब हत्यारे निकले। हिंदी को मारने वाले दूसरे कोई लोग नहीं है, हम साहित्यकार हैं, हम रचनाकार हैं। उन्होंने ही हिंदी को ऐसा एब्जर्ड बना दिया कि हम हिंदी के हित चिंतक ही हिंदी के हत्यारे निकले, अति कठिन शब्दों के सर्जक ये दुश्मन कितने प्यारे निकले। तो कुछ अंतिम पंक्तियों में 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और सब हम रचनाकारों के लिए, बाकी रचनाकारों को चेतावनी के रूप में है कि कुछ कलमकार कातिल निकले, कुछ कलमकार कातिल निकले, सब शोधकार सातिर निकले, और तथाकथित हिंदी सेवक इसकी जड़ें काटने खातिर निकले। तो कक्का किक्की से पिंड छुटा, माँ मुझको ABCD सिखला दे,
माँ मुझको माँ इंग्लिश मुझको सिखला दे, इंग्लिश हिंदी की बुक को क्या फेंकवा दे, माँ मुझको इंग्लिश सिखवा दे। ये जो भाषा की बात प्रॉब्लम है, आज चूंकि भाषा का दिन था तो मुझे लगा कि हमें जो बात कहनी है वो भाषा के रूप में कहनी चाहिए। मैं मूल अब आपसे जुड़ूंगा, लेकिन चूंकि हिंदी दिवस था तो मैंने सोचा हिंदी से जुड़ना चाहिए। मैं हिंदी से जुड़ाव के साथ आप तक पहुंचाता हूं। अच्छा, कुछ कम पढ़े लिखे लोग है ना, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है, वो हिंदी में लिखना कुछ चाह रहे हैं, लिखा कुछ और जाता है। मेरी हिंदी कमजोर होने के कारण भी हाथ से कविताएं मेरी ऐसी बन जाती है। मेरी हैंड राइटिंग भी ऐसी खराब है, मैं जो लिखता हूं पहली बात तो मैं शुद्ध शब्द नहीं लिख पाता। दूसरी बात, जो लिखता हूं वो राइटिंग ऐसी है कि उसको कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट भी पढ़ सकते हैं। मेरी डॉक्टर की हैंड राइटिंग भी एक जैसी। क्या बात है, क्या बात तो है। एक हाथ से कविता उत्पन्न हुई गलत लिखने के कारण कि जी प्यार लिखना था, प्याज लिखा। अपनी तो क्या भाषा बात ही ऐसी थी। प्यार लिखना था, प्याज लिखा, फिर उसे सुधारा, ताज लिखा, आशिक को नासिक लिख डाला। क्या बात है, क्या बात है। और नाराज नहीं महाराज लिखा, देवर को घेवर लिख डाला। ये भाषा एक जैसी है। देवर को घेवर लिख डाला, हस्बैंड को मैंने 100 लिखा, फूफा को तूफा लिख डाला, जीजा को मैंने पिज्जा लिखा। क्या बात है, और क्या बात है। ससुर नहीं, ससुर लिखना था, ससुर नहीं वहां असुर लिखा। और ये तो सास को, हाँ वो लिखा तो सही है, हो सकता है अंतरात्मा की आवाज से लिखा गया हो ये सब। जी जी ससुर नहीं वहां असुर लिखा, और सास को मैंने घास लिखा। क्या बात ससुर नहीं वहां असुर लिखा, सास को घास बन्नाट लिखा, साला को भाला लिख डाला, साली को खाली प्लाट लिखा, भिंडी की जगह बिंदी लिखा। मेरी घरवाली भी ऐसी पढ़ी लिखी, उसकी भाषा भी वैसी की वैसी कि भिंडी की जगह बिंदी लिखा, मूली को कुल्ली जता गई, धनिया की जगह बनिया लिखा, गोभी को धोबी बता गई, पालक को बालक लिखा मगर, पालक को बालक लिखा मगर, टिंडी को भिंडी लिख मारा, मिर्ची की जगह मिर्गी लिखा, और मटर को बटर लिख मारा। तो सारी सब्जी में कब्जी थी, नमक आज नमकीन हुआ, इस स्पेलिंग के चक्कर में ये हिंदी का कॉमेडी सीन हुआ, हिंदी का क्या कॉमेडी बात है। सीन हुआ। तो ये जो क्या बात है। भाषा में हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, जी। एक दर्शक है दिल से, बस यूं ही, विनय पमार जी, उनका बहुत शानदार सवाल है। इस कविता को लिखने के बाद बीवी ने खाना दिया नहीं, फिर दिया या जी नहीं? देखो, खाने में एक दिक्कत है, बीबी मेरे को हाँ। कभी खाना नहीं देती, बनाता मैं हूं तो वो कहां से देगी। इजाजत तो देती होंगी ना, खाना है या नहीं। हाँ ये है, बिल्कुल ये है, खाना शांति से खाना है कि नहीं। हाँ मुझे किसी ने कहा भजन में जाया करो, जागरण में जाया करो, जगरता में जाया करो, बहुत शांति मिलेगी। हाँ मैं विश्वास नहीं करता था धार्मिक कार्यों में, लेकिन जब मैं गया 2-4-5 घंटे वहां रहा तो मुझे बहुत शांति मिली। शांति क्योंकि वो नहीं 2-4 घंटे घर से दूर रहा तो शांति मिली, और आधी रात बाद जब घर आया तो मेरी शांति से सोती हुई मिली। देखिए सर, द मैजिक मैन सर भी हंस रहे हैं आपकी इस बात पर, वाह वाह कह रहे हैं। और हमारे साथ विनय पवार जी जुड़ी हुई हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा जी, आपकी जो प्यार प्याज ताज वाली बात है उसको वो भी कह रहे हैं कि इससे कि क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। आपने सबको नुस्खा दे दिया कि थोड़े टाइम के लिए शांति से ढूंढने के लिए बाहर भजनों में जाया जाए, फिर देर से घर पे आया जाए, और शांति से जो शांति सो रही है उसको सोने दिया जाए, खुद भी शांति से सोया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कलाकारी देख रही है, आप कलाकारी देख रही है, सारे दिल की जज्बातों की स्याही में डुबो कर एक एक शब्द लिखा है। ससुर को असुर लिखा है, सास को घास लिखा है, और नाम व्यंग्य का, नाम हास्य का दे दिया। क्या बात है। इसके मतलब भी मिली जुली।
इसे सच्चाई कह देना तो समस्या हो जाए, सच्चाई की जगह इसको व्यंग्य कह दे तो दोनों तरफ चल जाती इसी है के बात। साथ हालांकि सर हालांकि एक दोनों सवाल का मतलब जी वो ही आता है। एक सवाल और बहुत अच्छा है, आपने कहा ना इजाजत वाली बात आती है, तो आप पूछ रहे हैं प्रेम बिहारी मिश्रा जी, क्या आप इजाजत मांगते कैसे हैं? अच्छा यूं हाँ। या किस मुंह से मांगते हैं? सर नहीं, उनको वही अपने वाली लिए बात आ मानना जाती होगा। है कि ससुर को असुर और सास को घास नहीं कह सकते, इसलिए वो ये नहीं कह रहे कि किस मुंह से मांगते हैं, वो ये पूछे बस इजाजत मांगते कैसे हैं, और आपकी दादागिरी कैसी दिखती है। लगता है ये काम हो चुका है। जी जी सर। जी, मैं बात अपने वहीं से चली तो वहीं से उठाता हूँ। देखो वो जागरण में जाते हैं तो वो आवाज बहुत तेज रखते हैं, जागरण वाले माइक की इतनी तेज आवाज रखेंगे। तो मैंने कहा यार आप तो कहते हो यहाँ शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, और आपने माइक की इतनी तेज आवाज रखी है। बोले भाई साहब ये आपके लिए नहीं रखी है, ये लोग जो लोग जागरण में आते नहीं है वो भी शांति से घर में सो नहीं सके उनके लिए रखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत और सुंदर। इतनी तेज आवाज के बाद मैंने कहा कुछ असर नहीं होता। बोले भाई साहब शांति की प्राप्ति इसी से होती है। मैंने कहा कैसे? बोले कई दिन तेज आवाज सुनोगे तो आपके कान खराब हो जाएंगे, फिर बीवी आपके की घर में आवाज कम अखंड सुनाई देती अखंड शांति, शांति शांति हो का जाएगी। स्थायी नुस्खा। सही बात है, सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल है। सही बहुत कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं तो क्या सुख, मैं टेंशन देने की बात करता ही नहीं, मैं तो सुख शांति आराम की बात करता हूँ। और हाँ, इसी आनंद की बात इसलिए करता हूँ, देखो ये भाषा जो है ना वो मैंने आपको बता दिया भाषा मेरे बस का रोग नहीं है। हम्म, भाषा के मामले में मैं थोड़ा सा क्या है कि मेरे अपने हिसाब से ही अर्थ निकलते हैं, अपने हिसाब से ही मैं समझता हूं कि भाषा अ, जैसे सुविधाजनक हो, भाषा उसी को कहते हैं। आपने कहा मैंने समझ लिया ये भाषा है। सही बात। अब इसमें कोई हिंदी की वर्तनी है तो कोई दूसरी है तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता। वो प्रभु जब सबका भाग्य लिख रहे थे तो मास्टरों का भाग्य भी लिख रहा था, एक हिंदी के टीचर का भाग्य लिख रहे थे भगवान, कि भाई तुम्हारा डे बाय डे लिख रहे थे कि तुम्हारा सोमवार बहुत अच्छा जाएगा, मंगलवार भी तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, बुधवार भी बड़ा आराम से निकलेगा, गुरुवार भी निकलेगा, शुक्रवार तो और बढ़िया निकलेगा, तुम्हारा शनिवार तो जो है ना वो स्कूल में वो बाल सभा होते हैं वैसे और आनंद से निकलेगा, साहित्य के साथ निकलेगा। लेकिन उस आदमी ने, टीचर ने, हिंदी के टीचर ने तुरंत भगवान के आगे ऑब्जेक्शन उठा दिया। बोले सर, भगवान को कहा भगवान जी ये शनिवार में शनि की मात्रा में आपने नी बड़ा लगा दिया। हिंदी वालों की गलती निकालने की आदत भगवान के सामने भी नहीं, चुके तो भगवान हो गए रुष्ट। क्या बात भगवान का है। ये अभी चैलेंज कर रहा है, मैं भाग्य लिख रहा हूँ, इसका अच्छा भाग्य लिख रहा हूँ, फिर भी चैलेंज कर रहा है, तो भगवान का मूड खराब हो गया। तो भगवान ने थोड़ा सा चेंज किया उसका भाग्य, वापस थोड़ा रीराइट किया। बोले सदा गलतियां ठीक करता रहेगा, अब उसकी यही आदत है। तो भगवान ने सोचा इसके भाग्य में यही है। तो बोले तू सदा गलतियां ठीक करता रहेगा और दूसरों के बीच खिचखिच करता रहेगा, फटे हाल होगा, फटीचर रहेगा, उम्र भर तू हिंदी का टीचर रहेगा। टीचर रहेगा। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाषा भाषा में क्या है कि ये भाषा का आनंद भी है। और वो मेरे को तो वो स्कूल में संस्कृत के गुरुजी ने पूछ लिया और बोले तेरे को संस्कृत आती है? यार मैंने कहा सर संस्कृत तो मेरे को बहुत बढ़िया आती है। बोले कुछ संस्कृत के नीतिगत श्लोक सुनाओ। मैंने कहा सर सुन जाओ। धन्नो धावती अरे त्वय बसंती लजाया प्रसन्न अस्ति। गुरुजी बेहोश, गुरुजी के बाप ने भी ये नीतिगत वाक्य नहीं सुना था। बोले यार मारवाड़ी जी देखो मैंने नहीं सुना, धीरे धीरे दोबारा बताओ और इसका हिंदी अर्थ भी बताना पड़ेगा। मैंने कहा सर बताएंगे। धन्नो धावती अदय त्वय बसंती लजाया प्रसन्न अस्ति, अर्थात चल धन्नो, आज बसंती की इज्जत का सवाल है। गुरुजी समझ गए छोरे की डीप स्टडी है। वो मेरे को संस्कृत का श्लोक पूछा गुरुजी ने। सर ने पूछा
बोले मैं संस्कृत का श्लोक पूछूं उसका हिंदी अर्थ बना दोगे? मैंने कहा सर मेरी हिंदी संस्कृत दोनों परफेक्ट। तो गुरुजी ने मेरे को संस्कृत का श्लोक पूछा, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत, इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, सर्वे भवन्तु सुखिने यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर्वे सर्वे संतु निरामया। अब अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग थी, नीर यानी पानी, मय यानी शराब, अपन ने तुक मिला ली। सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है कि शराब में पानी मिलाकर पीना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। मां कश्चित् दुख भाग भवेत, हे मां अब मैं भी जाऊं तो कहां जाऊं? तो अपन ने तो इसी टपालॉजी से, इसी मस्ती से वो जो हिंदी संस्कृत और भाषा सीखी है, वो मेरे को याद है। वो एक श्लोक पढ़ते, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले तू गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। गुरुजी ने कहा ये तो बहुत सरल श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ? अरे मैंने कहा बहुत सरल, मैं बताता हूं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर यानी टैक्स, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर यानी टैक्स जमा कराने में लक्ष्मी पुत्र सबसे आगे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कर मध्य च सरस्वती, सरस्वती पुत्र यानी हम जैसे लेखक, कवि, पत्रकार या इस मंच से जो जुड़े हुए हैं लोग, जो संचालन कर रहे हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, वो सारे लोगों को कहता हूं कर मध्य च सरस्वती। टैक्स जमा कराने में बीच में रह जाते हैं ये लोग, ज्यादा नहीं कराते हैं। और कर मूलो तू गोविंदो यानी भगवान के नाम का बिजनेस करने वाले लोग, कर मूलो तो गोविंदो, ये सबसे कम टैक्स जमा कराते हैं। तो पर बातें कर दर्शनम, इसलिए ऐसे लोगों के प्रातः दर्शन करने चाहिए। क्या बात है। अपने केसरदेव जी आपको सूचित कर दूं कि मैं खुद एक हिंदी शिक्षा हूँ और इस काव्य पाठ के बाद मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं या तो हिंदी पढ़ाना छोड़ दूंगी या फिर छलांग मार दूंगी। मेरे को अभी मेरे मित्र ने कहा कि मेरे को यार कोई ऐसा उपाय बताओ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मेरे को कोई ऐसा रास्ता बताओ जान भी नहीं जाए और सुसाइड भी हो जाए। मैंने कहा बेटा शादी कर ले, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अनुभव बोलता है जी। अच्छा मैंने क्या संस्कृत से हिंदी में डीप स्टडी कर रखी है। वो एक श्लोक आता है जो गुरुजी ने मेरे को रटाया था पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्तो धनम अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम। बोले यह श्लोक बहुत विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है, या आप इसका अर्थ देख लो। तो मैंने कहा सर देख लेता हूं। अलसस्य कुतो विद्या मेरे समझ में आ गया गुरुजी के बताए बिना ही। अलसस्य यानी अल्सेशियन जो कुत्ता होता है, अलसस्य कुतो विद्या, अल्सेशियन कुत्ते को विद्या देकर करके ट्रेंड किया जा सकता है। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य कुतो धनम यानी जिस कुत्ते को विद्या नहीं दी जा सकती, ट्रेंड नहीं किया जा सकता, उसकी कोई रेट नहीं होती। जैसे गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं ना, उनकी तरह उसकी कोई कीमत नहीं होती। और अधनस्य कुतो मित्रम यानी जिसके पास धन नहीं होती, उसका कुत्ता ही मित्र होता है। और अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके मित्र नहीं होते वो कुत्ते की तरह सुख की नींद सोता है आराम से, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। क्या बात है। तो मेरी तो भाषा भी है ना, वो भाषा पे पकड़ भी ऐसी है, मैंने तो पढ़ा भी ऐसे ही है। मैं कुछ नई मस्ती से आपको जोड़ना चाहता हूँ। कुछ चीजें मैंने जो कोरोना काल में लिखी है। मैं देखो हमेशा सकारात्मक सोचने वाला आदमी हूँ, बुराई में भी अच्छा ही सोचने वाला हूँ। मैं
कोरोना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ जो कहता हूँ कोरोना बहुत बढ़िया है। कोरोना ने हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा कर दिया। और मैं तो कह रहा हूँ, मेरा एक जो कोटेशन है वो पूरे इंडिया में वायरल हुआ। राजा राम मोहन राय के बाद कोरोना वायरस ऐसा समाज सुधारक आया जिसने हमारे समाज की सारी कुरीतियां, चाहे ब्याह शादी में खर्च होते थे अनाप शनाप, वो सारे के सारे चीजें, हमें पता नहीं हम किधर भाग रहे थे, क्या लेने के लिए जा रहे थे, दिन रात दौड़ रहे थे। कोरोना ने कहा भाई रुको और सोचो हम क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। कोरोना ने हमें सिखाया कि लोग कह रहे थे दुनिया में अमेरिका महाशक्ति है जिसके पास एटम बम है, सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, टॉकहोम मिसाइल है जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। और 45 पर जब एटम अटैक हुआ उसके बाद से दुनिया डर रही थी कि अमेरिका के पास हजारों परमाणु बम है, रूस के पास हजारों परमाणु बम है, और चाइना ने एक छोटा सा कोरोना वायरस निकाला, पूरी दुनिया को धराशायी कर दिया। तो ये जो युद्ध की विभीषिका से, परमाणु युद्ध से लेकर हम कोरोना युद्ध तक आया है। और आदरणीय जी, मैं तो आपको बताता हूँ, साहित्य में भी इसका बहुत जोरदार असर पड़ा है। आप तो हिंदी की टीचर हो, तो आपने अब तक पढ़ा होगा साहित्य में कितने रस होते हैं? सही बात है। 9 रस होते हैं। और अगर इस वायरस को शामिल कर दिया जाए तो 10 रस होते हैं। वायरस भी एक ऐसा रस है जिसने साहित्य का पूरा रस और कस दोनों निकाल के रख दिया है। बल्कि मैं तो कहूंगी पूरा रस निचोड़ के रख दिया है। जितना लॉकडाउन में कभी सम्मेलन हुए इतने कहीं नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने फोकट में हुए उतने कभी होंगे भी नहीं। लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है वो भी कोरोना के कारण ऑनलाइन में ही हो रहा है। नहीं, ये कोरोना के कारण वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का नहीं बन रहा है कि कवि सम्मेलन हो रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का बन रहा है कि इतने कवि सम्मेलन बिना 1 रुपया दिए लिए हो रहे हैं। और क्योंकि घर में कोई नहीं सुन रहा इसलिए कहीं तो सुनाना है, कभी भी जा रहे हैं। ये भी है। मतलब मेरी समस्या है कि भाई आदमी यानी घर में लिख ले, या तो लिखे नहीं तो कोई बात नहीं, लिख ले और किसी को सुनाए नहीं तो फिर कवि को चैन नहीं पड़ता। और घर में अगर कोई सुनने वाला हो तो फिर कवि लिखे ही क्यों? सही बात, ये बात भी सही कह रहे हैं। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात, सही बात है। मैं कोरोना की पॉजिटिविटी का एक गीत सुनाता हूँ। गीत क्या है? हमारे परंपराओं में, हमारे साहित्य में, लिटरेचर में, हमारे कॉन्सेप्ट में एक बात कही जाती है, दुनिया के जो 7 सुख गिनाए जाते हैं, आपने भी सुना होगा। दुनिया के जो 7 सुख, अपन कहते हैं 7 सुख नहीं मिलते। 7 सुख आपने नहीं सुने तो मैं बता दूं, मैंने उसको अपने हिसाब से डाला है। वो अपन कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है राज में पाया, चौथा सुख वो सुलक्षणा नारी, और सुत आज्ञाकारी, राज में पासार, घर में वासार। इस तरह के 7 सुख जो है दुनिया में बताए जाते हैं, और वास्तव में वो 7 ही सुख है। उन 7 सुखों को कोरोना काल में हमने और बढ़िया ढंग से जिया है। यानी वो 7 सुख हमें कोरोना काल में प्राप्त हुए हैं। आदमी भले ही दुखी हुआ हो, निराश हो, मैं तो बहुत खुश हुआ। कोरोना काल के 7 सुख मैंने भोगे हैं और अपने घर में भोगे हैं। पहला सुख होता है, पहला सुख निरोगी काया। तो भाई साहब घर में बैठा बैठा खाया तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं हुआ, पहला सुख आराम से प्राप्त हुआ। और अगर घर में जो आदमी रहा वो कोरोना की चपेट में नहीं आया तो यूं समझ लो कि 5-10 लाख तो हॉस्पिटल वाला घर बैठे ही बचाया। सही बात है। और दूसरा सुख है घर में माया, यानी दाम कमाई। तो अपन इतने वर्षों से इतना कमा रहे थे, इधर से आ रहा था, इधर से जा रहा था, बैलेंस नील, लोन और हो गए। यानी अपन इतना कमा करके भी घर में कभी इकट्ठा नहीं कर पाए। तो इस लिमिट को मैं कह रहा हूं। दूसरा सुख है घर में माया। अरे जब सब खर्चा बंद हो गया, ना होटल, ना मॉल, ना शॉपिंग, तो फिर टेंशन किस बात की? ये तो माया अपने आप इकट्ठी होने का रास्ता अपने पास आ गया। तीसरा सुख, ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक दे देंगे, ये सुख भी नहीं रहेगा। नहीं, वो तो मेरी घरवाली है ना, वो कोरोना काल में ये, मैं तो कम से कम मारवाड़ी आदमी हूँ, बाहर तो उसको ऐसे नहीं जाने दिया कि कोरोना बहुत फैल रहा है। और जो आदमी ऑर्डर लेकर के आया,
शॉपिंग का। उसको मैंने कहा नहीं, अनजान आदमी को घर में नहीं घुसने दूंगा, मना आया, लॉक लगा रखा मैंने, तो वो डिलीवरी भी नहीं होने दिया, माल न डिलीवर हुआ न जाने दिया। तो ये बचाव का उपाय तो कोरोना के बहाने हमने सीख लिए। और तीजा सुख सुलक्षण नारी, पत्नी है जो है वो सुलक्षण, तो तीजा सुख सुलक्षण नारी तो घर में कैद हो गई बेचारी, न पार्लर न साड़ी की मांग, न कोई ज्वेलरी, न कोई डिमांड। अच्छा, बाहर नहीं निकले ना तो दिखे भी नहीं। ये जो अब दिखेगी कि भाई इसने ऐसी साड़ी पहन रखी थी, ऐसी साड़ी पहन रखी थी, तो ये तो बाहर जाएंगे, ब्याह शादी में जाएंगे, तब ईर्ष्या होगी एक दूसरे से, नहीं तो वही ठीक है। सही बात है। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी। अपन सुबह निकलते थे 7 बजे कमाने, रात को 10 बजे आते, बेटे को पता ही नहीं चलता, सोता हुआ छोड़ के जाते, आते टाइम सोया हुआ मिलता। अच्छा, दिन में वो कहां भटक रहा है, किन दोस्तों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। अपन कमाने के चक्कर में अपन परिवार भूल बैठे थे। और लॉकडाउन में जब घर में रहे तो बेटा 24 घंटे माँ बाप का सुपरविजन, तो बेटों के आज्ञाकारी होने का एक ये भी है रीजन। छोरे फंस गए बापड़े, पहले सुबह उठते ही 7 बजे 2 लगाई, उसको तैयार करके स्कूल छोड़ के आ गए। स्कूल से आया नहीं तो उसको खेलने नहीं देंगे कि चल तेरे होमवर्क पूरा हुआ नहीं कि चल ट्यूशन, और रात को 2 थप्पड़ मार के फिर सुना दे के सुबह जल्दी स्कूल उठना है। तो बच्चे तो बेचारे यूं फंसे हुए थे। तो कोरोना काल में बड़े आराम से, बड़े मस्ती से बच्चों ने मजे लिए, और बच्चे तो ऐसे मजे लिए, मेरे को याद है अभी स्कूलें खुली तो माँ बाप एक बच्चे को घसीटते हुए ले जा रहे थे पकड़ करके, और बच्चा रो रहा था जोर जोर से, माँ बाप सुन नहीं रहे थे। अरे मैंने उसको छुड़ाया, बच्चे को पुचकारा, सहलाया, मैंने माँ बाप को भी टोका, यार इस तरह थोड़े ले जाते हैं, क्या हुआ? अरे बोले 7 महीने से स्कूल खुली है, अब ये स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चा जो है सब कुछ भूल जाएगा। अरे मैंने कहा वो ठीक है, मैंने बच्चे को पटाया, मैंने कहा बच्चा बेटे रो क्यों रहा है? माँ बाप बोले अरे नहीं आप मत बोलो, ये सब कुछ भूल जाएगा। मैंने बच्चे को पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले अंकल मैं क्या करूं, ये माँ बाप मेरा स्कूल भूल गए, वो तो 4 गली पीछे रह गया, मेरे को पता नहीं कहाँ उठा के ले जा रहे। क्या बात है सर। तो चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, तो 24 घंटे अगर माँ बाप का सुपरविजन, तो बेटे के आज्ञाकारी होने का एक ये भी है रीजन। 5वां सुख है देश में वासा, यानी आदमी प्रदेश कमाने नहीं जाए। कोरोना ने सबको वापस घर भेज दिया, सब आदमी ठिकाने आ गए। और मतलब औरतें तो वो जब पहले कोरोना काल में आया, पति भाग करके तो औरतें गा रही थी मेरे पिया घर आए और राम जी, मेरे पिया घर आए और राम जी। मतलब जो किसी पर्पज से नहीं आने वाले थे वो बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। और जब कमाने खाने के लिए वापस जाने लगे तो हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, एक मारवाड़ी कमाने खाने के लिए घर से रवाना हुआ तो उसकी औरत ने, उसकी वाइफ ने उसे रोका। पुराने जमाने की बात है, उसने रोका और 2 पंक्तियों में बात कही। हम कवि सम्मेलन के मंचों पर कवि लोग अक्सर कहते हैं, बताना चाहता हूं, औरत ने पति को कहा परदेसा मत जाओ जी भंवर जी, कुण मारा लाड लडावेला। परदेसा मत जाओ जी भंवर जी, कुण मारा लाड लडावेला। तो आदमी ने उत्तर दिया कि लाड तो आपे ही लड़ जासी गोरी, जद घर मनियाडर आवेला। तो जब पैसे आएंगे तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो 5वां सुख है देश में वासा, यानी काम धंधा बंद हो गया कासा, तो घर में बुलवा लिया मासा जीसा जो थे सबने बुला लिया, अब आदमी घर में बैठा है। और 6ठा सुख है राज में पासा, सरकार से अगर सरकार में कोई टांग अड़ जाए, कोई काम हो जाए तो उसे कहते हैं राज में पासा, राज में अपना हस्तक्षेप। और इस कोरोना काल में तो घर बैठे सबको राज में ऐसा हस्तक्षेप दिया, सरकार मुफ्त राशन दे रही है, बैंकों से पैसा दे रही है 6,000 रुपए महीने का, और राज ने तो इतनी सुविधा कर दी कोरोना काल में आदमी को पीने के लिए दवाई भले ही मत मिलो, लेकिन ठेके सारे खोल दिए। ये भी राज में पासा खाई है। तो 6ठा सुख है राज में पासा। और 7वां सुख है संतोषी मन। अपने हिंदी में वो दुआ कहते हैं गोधन गजधन बाजीधन,
और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समानी। यानी जब संतोष आए तो सारा धन जो है वो सबसे बेस्ट है। और अपन हिंदुस्तान के आदमियों को, जिन्हें एक दूसरे के टांग खींचने की आदत है, उनको संतोष कैसे मिलता है? खुद की प्रोग्रेस से नहीं मिलता, खुद की कमाई से भी नहीं मिलता। तो सातवां सुख संतोषी मन। और अपने को मन को संतोष कब मिलता है? पड़ोसी की दुकान बंद हो गई, दोस्त की फैक्ट्री बंद हो गई, ईमान सिंह की तनख्वाह बंद हो गई, नान सिंह का ऑफिस बंद हो गया, अपने को इस चीज से बड़ी संतुष्टि मिलती है कि चलो कोई बात नहीं, कोरोना काल में सारा ये खराब हुआ। और ये जो संतोष आदमी के मन में है, अपने ईर्ष्या द्वेष जो आदमी के अंदर का भाव है, अपने को संतोष ऐसे ही मिलता है, अपने को खुद की प्रोग्रेस से नहीं मिलता। तो मैं तो कहता हूं कोरोना काल ने जो अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाई है, अब इसको लेकर लोग नेगेटिव लेके बैठते हैं। मैं तो मस्ती से आनंद से बैठता हूं और इसी मस्ती को आगे बढ़ाते हुए मेरे को आप बता देना कितनी देर बोलना है, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू हो जाता हूं तो मेरे को पता नहीं चलता कब रुकना। पूरे 5 मिनट है आपके पास। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ जी, और कोई किसी की कोई क्वेश्चन ने कोई और हो तो। नहीं सर, थैंक यू विनय जी, अंजलि महेश्वरी जी का भी थैंक्स कहते हैं, रजत निक जी का हम थैंक्स कहते हैं, नीलेश पाटिल जी का थैंक्स कहते हैं, सभी शुक्रिया कर बोलते हैं हम। सर राजस्थान की शान पर भी आपकी एक कविता है सर। हाँ, पर वो मैंने जो पिछली बार जो हुआ था उस टाइम मैंने सुना दिया। अच्छा, अभी अपने इसी मंच से। हाँ, मैं हमेशा नया ही सुनाता हूँ, मेरे यही है क्योंकि मैं कुछ नए व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और बिल्कुल नया ही सुनाऊंगा। अभी पर्यावरण दिवस आया, पर्यावरण दिवस पर मैंने 4 हास्य की पंक्तियां लिखी, आनंद लीजिए। पर्यावरण दिवस पर भाषण देते हुए नेताजी कॉलेज में फरमाए कि कॉलेज में पर्यावरण दिवस पर भाषण देते हुए नेताजी कॉलेज में फरमाए कि पेड़ पर गर्लफ्रेंड का नाम लिखने के बजाय गर्लफ्रेंड के नाम का पेड़ लगाएं। मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। पर्यावरण दिवस पर भाषण देते हुए नेताजी कॉलेज में फरमाए कि पेड़ पर गर्लफ्रेंड का नाम लिखने के बजाय गर्लफ्रेंड के नाम के पेड़ लगाएं। तो नेताजी की कथनी और करनी में समानता सुनकर स्टूडेंट्स के पसीने आ गए। उसी कॉलेज कैंपस में नेताजी अपने हाथ से पेड़ लगा गए। क्या बात है, क्या बात है। प्रिंसिपल बोला बहुत हो गया, जाने दो, कुछ पेड़ तो हमारे स्टूडेंट्स को भी लगाने दो। अच्छा, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का एक पौधा लगाया, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का एक पौधा लगाया, उसे 2-4 दिन पानी भी पिलाया। अगले सप्ताह कोई कांड कर गया, वॉचमैन ने बताया तुम्हारे पौधे को तो कोई आवारा सांड चढ़ गया। क्या बात है। तो मैं इसी एक, चूंकि आजादी का अमृत उत्सव है और ये 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक चलेगा। आजादी हमें कितनी मिली, कैसी मिली, किन किन को मिली, ये हास्य व्यंग और मस्ती का विषय है। लेकिन मैं जितना समय बचा है उस समय को पूरा करना चाहता हूं मेरी एक अंतिम व्यंग रचना से। आजाद के भी अभी 2-3 मिनट है ना? 2 मिनट है आपके। 2 मिनट है सर। जी। आजादी का अमृत पीकर अमर हो गए सातिर लोग, आजादी का अमृत पीकर अमर हो गए सातिर लोग, और बाकी पिए सिर्फ हलाल, बाकी सिर्फ हलाहल, और जिए देश के खातिर लोग। और कौन कौन से लोगों को कैसी आजादी मिली कि जो लड़े गरीबों खातिर मालिक बने करोड़ों के, और गधे चाटते च्यवनप्राश और घास से यारी घोड़ों के। तो जितने भी जन सेवक आए धन सेवक बन बैठ गए, पांव पकड़कर आए थे अब मूंछ तान कर ऐठ गए, और सिर काटो तो घट में अमृत नए उगाते हैं सिर लोग, आजादी का अमृत पीकर अमर हो गए सातिर लोग। और डेमो इस ब्यूरोक्रेट्स में क्या हुआ, लगी नौकरी उस दिन तब तक खाने के थे लाले राम, पता नहीं फिर कैसे घर में 10-10 नौकर पाले राम, और 9 लोकर 10 खेत खदाने नगदी जेवर 100 प्लाट, वो भी तब वो जब रिश्वत का हिस्सा देते सबको बांट। तो दफ्तर थाना कोर्ट कचेरी ऐसे फन में माहिर लोग, आजादी का अमृत पीकर
अमर हो गए सातिर लोग। और क्या बात। एक वाह, बहुत बार अच्छा, कुर्सी बहुत का अच्छा। हिस्सा, जिनको भी एक बार कुर्सी मिल गई, बदल ही नहीं रहे, खानदानी चल रहे हैं, चाहे जज न्यायपालिका में है, सारे उसी खानदान के जज बन रहे हैं, नेता भी वही बन रहे हैं, अफसर भी उनके खानदान के बन रहे हैं। चार अंतिम पंक्तियों के साथ में विराम लूंगा कि एक बार कुर्सी का हिस्सा जिसको भी मिल जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक उनका कब्जा चलता जाता है। और रिश्वत रिश्तेदार मिले तो संविधान को मात करे, और खुद सबके अधिकार पाकर प्रावधान की बात करे। तो जो लड़ते हैं हक पाने को, उनको कहते हैं आजादी का अमृत पीकर अमर हो गए सातिर लोग। आजादी का अमृत पीकर अमर हो गए सातिर लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आभार व्यक्त बहुत करता सुंदर। हूं मैं इस बहुत सुंदर। महोत्सव में जो भी मेरा योगदान हुआ, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और जितने लोग इस मंच के माध्यम से अब तक जिन्होंने कविता पाठ किया, मैं निरंतर लगातार सुनता रहता हूं। और समय मिलने के बाद मुझे लगता है मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। ये पताका, ये ध्वज आगे बढ़ाइए, और जो अगली कड़ी है उनको बढ़ाते हुए कल हम इस महायज्ञ को पूर्ण विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। केसर बहुत देव जी, सुंदर। आप ही के स्टाइल में आपको आजकल के बच्चों से संबंधित 4 पंक्तियां सुनाती हूँ आपको विदा देने के जी। लिए, आपके सम्मान में। सुनिएगा जी। आप ही के तरीके से। ट्विटर पर करते ट्वीट और एग्जाम में करते चीट, पाँव छूना दूर रहा ना करे किसी को ग्रीट, और लड़की सैंडल भी मारे तो बोले हाउ स्वीट, बताओ कहाँ गए आदर्श। तो आजकल के बच्चों के जो आदर्श कहाँ कहाँ चले गए हैं, वो आप में भी बिल्कुल। वो शैतान बच्चा कहीं ना कहीं हमें दिखा, उसकी झलक मिली हमें। आप इसी तरह बिल्कुल। हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। सर।